स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। ट्रांसजेनिक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ट्रांसजेनिक अनुसंधान में किसी अन्य प्रजाति से बाह्य डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अनुक्रमों को शामिल करके जीवों के जीनोम में परिवर्तन करना शामिल है। 2. कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक रूप से कृषि की जाती है। 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ट्रांसजेनिक अनुसंधान के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसमें प्रायः प्रयोगशाला में एक विशिष्ट जीव में किसी अन्य प्रजाति के बाह्य डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अनुक्रमों को शामिल कर जीव के जीनोम में परिवर्तन करना शामिल है, अतः कथन एक सही है। कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसे देश में व्यावसायिक कृषि के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत सर्वोच्च निकाय है जो परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के अनुसंधान तथा औद्योगिक उपयोग के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। बोआओ फोरम फॉर एशिया यानी BFA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रीय सरकारों के नेताओं के बीच संवाद का मंच बन गया है। 2. BFA की स्थापना विश्व व्यापार संगठन की तर्ज पर की गई है। 3. भारत बोआओ फोरम फॉर एशिया का सदस्य है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बोआओ फोरम फॉर एशिया या BFA यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय सरकारों, औद्योगिक और व्यापारिक मंडलियों और एशिया और अन्य महाद्वीपों के देशों के शैक्षणिक मंडलियों के नेताओं के बीच वार्ता का एक मंच बन गया है, अतः कथन एक सही है। BFA की स्थापना विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर की गई है, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत बोआओ फोरम फॉर एशिया का सदस्य है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बिम्स्टेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है बल्कि वृहद हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। 2. म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्र हैं। 3. बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में सदस्य देशों के विदेशी संबंधों से संबंधित मंत्री शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बिम्स्टेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है बल्कि वृहद हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है, अतः कथन एक सही है। बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्र बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इंडोनेशिया बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में सदस्य देशों के विदेशी संबंधों से संबंधित मंत्री शामिल होते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1. लोकतंत्र को समता, स्वतंत्रता, भेदभाव से सुरक्षा तथा जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकारों के माध्यम से अक्षुण्ण रखा जाता है। कथन 2. लोकतंत्र को इस तथ्य से परिभाषित किया जा सकता है कि निर्वाचित नेता, चाहे उनकी राजनीतिक निष्ठा कुछ भी हो, उपांतीकृत और सुभेद्य समुदायों की सेवा किस प्रकार करते हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
समता, स्वतंत्रता, भेदभाव से सुरक्षा तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के अधिकारों के माध्यम से लोकतंत्र अक्षुण्ण रहता है, अतः कथन एक सही है। लोकतंत्र को इस तथ्य से परिभाषित किया जा सकता है कि निर्वाचित नेता, चाहे उनकी राजनीतिक निष्ठा कुछ भी हो, उपांतीकृत और सुभेद्य समुदायों की सेवा किस प्रकार करते हैं, अतः कथन दो सही है। भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया है जिसमें सभी नागरिकों के लिए लोक संप्रभुता और समता पर जोर दिया गया है। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों पर विचार करें। 1. अलग समिति, 2. लकड़ावाला समिति, 3. तेंदुलकर समिति, 4. रंगराजन समिति। उपर्युक्त में से कितने भारत में निर्धनता का आकलन करने की विधियों से संबंधित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी सभी 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अलग समिति 1979, इसने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्माण किया। लकड़ावाला समिति 1993, यह गरीबी आकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए वर्ष 1993 में गठित एक विशेषज्ञ समूह था और इसकी अध्यक्षता डी.टी. लकड़ावाला ने की थी। तेंदुलकर समिति 2005, इसके स्थापना योजना आयोग द्वारा गरीबी का आकलन करने के तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए की गई थी और इसने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रंगराजन समिति 2012, देश की गरीबी माप पद्धति की समीक्षा करने के लिए गठित इस समिति ने गरीबी को नगरीय क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। 2. मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जिनसे मिलकर कॉलेजियम का गठन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। समानों में प्रथम के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश पीठों को मामलों का आवंटन निर्धारित करते हैं तथा उनकी संरचना के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जिनसे मिलकर कॉलेजियम का गठन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कैंसर शब्द का प्रयोग रोगों के एक समूह को वर्णित करने के लिए किया जाता है जिसमें शरीर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और प्रसार होना शामिल है। 2. केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने 3 कैंसर दवाओं अर्थात ट्रेस्टुजुमाब, डेरेक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैंसर यह एक जटिल और व्यापक शब्द है जिसका उपयोग शरीर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि तथा प्रसार की विशेषता वाले रोगों के समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है, अतः कथन एक सही है। अंतरिम बजट 2024-25 में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया गया। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने 3 कैंसर दवाओं अर्थात ट्रेस्टुजुमाब, डेरेक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, मार्टिलिटी 2 इंसिडेंस अनुपात या MIR अलग अलग देशों के लिए कैंसर प्रबंधन परिणामों के एक व्यवहारिक संकेतक के रूप में कार्य कर सकता है। कथन 2, MIR के तहत एक निर्दिष्ट अवधि में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या की तुलना नए कैंसर मामलों की संख्या से की जाती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मोर्टेलिटी टू इंसिडेंस अनुपात अलग अलग देशों के लिए कैंसर प्रबंधन परिणामों के एक व्यवहारिक संकेतक के रूप में कार्य कर सकता है, अतः कथन एक सही है। उच्चतर MIR खराब उत्तरजीविता दर के साथ अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को दर्शा सकता है। MIR के तहत एक निर्दिष्ट अवधि में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या की तुलना नए कैंसर मामलों की संख्या से की जा सकती है, अतः कथन 2 सही है। उन्नत चिकित्सा अवसंरचना वाले देशों में बेहतर उपचार विकल्पों के कारण MIR कम होती है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि की एक संकरी पट्टी है। 2. सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सीमा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से लगती है। 3. यह 8 राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्य भूमि भारत से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि की एक संकरी पट्टी है, अतः कथन 1 सही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा हुआ है, अतः कथन 2 सही है। यह गलियारा 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, एम्फेटामाइंस, एचटसी, डायजेपाम, मैथाक्वालोन जो कभी कभी समाचारों में रहते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए. पशुपालन में प्रयुक्त एंटीबायोटिक्स, बी. सिंथेटिक ड्रग्स, सी. इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त दुर्लभ मृदा खनिज, डी. जैविक कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सिंथेटिक ड्रग्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंथेटिक ड्रग्स पूर्णतः प्रयोगशाला में प्रीकर्सर्स केमिकल्स का उपयोग करके निर्मित होती है और उन्हें किसी भी पादप आधारित घटक की आवश्यकता नहीं होती है। पादपों से सीधे प्राप्त नेचुरल ड्रग्स जैसे अफीम और भांग या मॉर्फिन और हेरोइन जैसे सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के विपरीत एम्फेटामाइन, एक्सटेसी, डायजेपाम और मेथाक्वालोन सहित सिंथेटिक ड्रग्स को विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। ये पदार्थ प्रायः चिकित्सीय, मनोरंजनात्मक या अवैध उपयोग से जुड़े होते हैं तथा इनके दुरुपयोग और लत लगने की संभावना के कारण ये चिंता का विषय बने हुए हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चीन ने कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाने के लिए वैश्विक बुनियादी ढांचे और आर्थिक रणनीति के रूप में वर्ष 2013 में BRI को लॉन्च किया था। 2. इस पहल में 2 मुख्य घटक शामिल हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी का मैरीटाइम सिल्क रोड। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेल्ट एंड रोड पहल, इसे वर्ष 2013 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है, अतः कथन 1 सही है। इस परियोजना का नाम पहले वन बेल्ट वन रोड रखा गया था, लेकिन इसे बदलकर BRI कर दिया गया ताकि यह चीनी प्रभुत्व वाली पहल के विपरीत अधिक मुक्त और समावेशी पहल बन सके। इस पहल में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कुछ क्षेत्रों को विक्षुब्ध घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती हैं, जिससे सशस्त्र बलों को अफस्पा के तहत प्राधिकार प्राप्त होता है। 2. अफस्पा के अंतर्गत सशस्त्र बलों के कार्मिकों को अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही के लिए विधिक कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त है, जब तक कि केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।